आइए प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महामैराथन वीडियो रहेगी। इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। 13,000 क्वेश्चन जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं नेट जेआरएफ के अंदर, उन सभी क्वेश्चन की 13,000 क्वेश्चंस की, पिछले सालों की जितने भी आज तक ज्योग्राफी से रिलेटेड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर है, जिसके अंदर भी है, उनके 13,000 क्वेश्चन का मैं यूट्यूब पर पूरा वादा करता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ पार्ट बाई पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ऐसे करके 13,000 क्वेश्चंस की हम कवरेज करेंगे। पूरा फुल ऑन वीडियो यूट्यूब पर पहली बार 13,000 क्वेश्चन की महासीरीज ये शुरुआत करी है। तो आज की ये पहली वीडियो है, दमदार वीडियो सेशन शेयर कर दीजिएगा। यहाँ कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, यहाँ ज़बरदस्त क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। सीधे नेट जेआरएफ यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आंसर की पूरी, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं लेकर के आया हूँ। और अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए, 13,000 क्वेश्चंस है ये, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा, 935034422727। रिपीट करा एक बार फिर से, 935034423503 तो ये मेरा नंबर है 935034422727। तो इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। 13,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और ये वीडियो भी आप देखिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे महामैराथन 13,000 क्वेश्चन। नेट जेआरएफ जो तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है। आपको ये वीडियो मिलेगी, वीडियो सेशन, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अपने और विचार, और भी टॉपिक्स बाय टॉपिक्स मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आए हूँ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आइएगा, हमारा पहला आज का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये, मतलब यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सीरीज की आप ध्यान मत दीजिएगा, मतलब आपको क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, कांट, लाप्लास जेम्स जीन्स की परिकल्पना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उनको डीपली देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी सामान्य इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिएगा। श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्सीज जो उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका हुआ था। ये 2021 के अंदर, जो जून 2020 और जून 2021 के अंदर, यानी कि 2020 का 2021 में हुआ था। तो जो 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया, 2021 में जाकर हुआ था। तो ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका होने से संबंधित विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय लुई अगस्तीज को जाता है। पेंक तथा बुर्नर ने यूरोप महाद्वीप में हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया जो गूंज, मिंडेल, रिस, वूम के नाम से जाने जाते हैं। इनको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार यूजीसी नेट के अंदर। क्या है, गूंज, मिंडेल, रिस, वूम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका में भी हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसार के प्रमाण मिले हैं, जैसे नेब्रास्कन, कंसास और इलिनोइन तथा विस्कॉन्सिनी, जो ये भी काल याद रखें क्योंकि ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ईओन सबसे है। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे हम, यानी कि एमसीक्यू करेंगे भी, साथ के साथ उसका पूरा पोर्शन देखेंगे। ईओन की अवधि सबसे लंबी है, यानी कि ईओन है वो सबसे लंबी अवधि है। आर्कियोजोइक तथा प्रोटोजोइक महाकल्प की सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है, जो 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष तक था, अर्थात प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। कैम्ब्रियन
महाकल्प की अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष की थी। ज्ञातव्य है कि आर्कीजोइक तथा प्रोटोजोइक महाकल्प की सबसे लंबी अवधि वाले काल को इओन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीधे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं नेट, यानी कि छोटे लेवल के यहाँ क्वेश्चन नहीं है, वो कोई छोटे मोटे जीके क्वेश्चन नहीं, सीधे हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1919 में किसने किया था? तो इसका किया था बी सर, इसका राइट आंसर सर जेम्स जीन्स ने। तो इनके बारे में डिटेल में देखते हैं इस आंसर को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में सर जेम्स जीन ने किया था। सन 1929 में जेफ्रीज ने उक्त परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। जीन्स ने बताया कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं अन्य तारों के संयोग से हुआ है। प्रारंभ में सूर्य गैस का बहुत बड़ा गोला था जो अपनी जगह पर स्थिर था, अपनी ही जगह पर घूम रहा था और सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय साथी तारा था। यह साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो साथी तारे की आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई और जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबी सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा और सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। सूर्य से अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुंचन प्रारंभ हो गया। इस संकुंचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया और प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह में बदल गया। इसे प्रकार पृथ्वी समस्त 9 ग्रहों की रचना हुई। तो ये सारी स्टोरी थी। डिटेल में देखने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के पीछे आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन पर यहाँ पीएचडी होगी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में कोसोरिका जानवरों के प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? तो सी है आर्डोविशियन काल। तो केसुरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति आर्डोविशियन की विशेषता थी। आर्डोविशियन युग का प्रारंभ आज से 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ था तथा समाप्ति 44 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इस प्रकार इस युग को 6 करोड़ वर्ष था। इस युग में सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा और वनस्पति जीवन केवल सागर तक ही सीमित थे। इस युग में केवल रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ था एवं स्थल भाग जीव विहीन था। तो ये स्टोरी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी परिकल्पना होयल और लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसका ऑप्शन नोवा परिकल्पना। नोवा परिकल्पना क्या थी? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एक एक टॉपिक्स को डीपली पढ़ते जाएंगे। यहाँ हम ना कि MCQ कर रहे हैं बल्कि पूरी स्टोरी देख रहे हैं एक टॉपिक पर जिस पर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो क्योंकि आपके एक साथ 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको टाइम कंज्यूमर लगेगा कि टाइम लगा रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं हम एक क्वेश्चन को। पता नहीं ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन से रखा है उसके अंदर से सीधा क्वेश्चन उठा लेगा नेट जेआरएफ के लिए। तो अब आपके लिए थोड़ा टाइम रहा हुआ तो जल्दी प्रिपरेशन फिर भी एक्सप्लेनेशन के साथ देखना पड़ेगा। नोवा परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन के द्वारा प्रतिपादित की गई और फ्रेड होयल और लिटिलटन ने अपने निबंध नेचर ऑफ द यूनिवर्स में 1939 में इसे नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में भी 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके साथी तारों के विस्फोट से हुआ। यह सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में उनके कोणीय संवेग की अधिकता तथा ग्रहों से सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थ है। तो ये हमने देखा इसके एक्सप्लेनेशंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसके साथ एक के साथ 4-5 क्वेश्चन और हो जाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी
सिल्यूरियन और डोविनियन काल में, यानी कि पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। तो इसको देखते हैं डिटेल में क्या कहता है कि सिल्यूरियन तथा डोविनियन काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और औपनिवेशीकरण शुरू हुआ। सिल्यूरियन युग में स्थल पर वनस्पति का जन्म हुआ। डोविनियन युग में मत्स्य युग और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। कार्बोनेशियस युग में रेप्टाइल का उद्भव हुआ और कोयला का निर्माण हुआ। तो ये सारी एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मिनट रुकिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेसेल के द्वैतारक परिकल्पना के बारे में सही है। तो रेसेल ने द्वैतारक परिकल्पना दी, यही क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। रेसेल, तो इसके अंदर क्या सही हो जाएगा, रेसेल विचार था कि सूर्य चारों ओर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जीन्स की परिकल्पना, ज्वारे की परिकल्पना समस्या का समाधान रेसेल ने 1973 में दिया था। इसका बी देखिए, बी के अंदर क्या रखा है, इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थों से ग्रहों का निर्माण की व्याख्या की। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम, देखिएगा क्या कहता है। थोड़ा सा डिटेल में जाने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ एक साथ बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। जीन्स की परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना की समस्याओं के समाधान हेतु रेसेल ने सन 1937 में द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। जीन्स की परिकल्पना से दो बातें प्रमाणित हो पा रही थी। सूर्य तथा ग्रहों के बीच वर्तमान दूरी और ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता। रेसेल के अनुसार आदिकाल में सूर्य के पास ही दो तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का जो एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया, किंतु इसका परिक्रमण की दिशा साथी तारे के विपरीत थी और इन दोनों तारों के बीच की दूरी संभवतः 48 से 64 लाख किलोमीटर के बीच रही होगी। सूर्य से अधिकतम दूरी होने के कारण विशालकाय तारे के